और क्या उम्मीदें हैं, क्या तस्वीर देखने को मिलती है, हालांकि ये जनता ने तय कर दिया है। इस पर बातचीत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुनील चौधरी जी, हैं बीजेपी प्रवक्ता। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता है धनंजय जी। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी 20 की 20 सीटों को लेकर। यह कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था, इन सभी सीटों को कांग्रेस के खाते में डाला जाएगा। उसको लेकर आपने जी तोड़ मेहनत भी की। अब चुनाव पहले फेज के संपन्न हो गए, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं अब? कर्जमाफी की बात कही, हमने धान की 3600 देने का वादा किया, 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कही। और सबसे बड़ी बात, इन सबके साथ साथ बस्तर के जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, उनके तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए। 6000 प्रति बोरा माना किए, 6000 रुपए। उसके साथ 4000 प्रति वर्ष जो बोनस की बात कही है। वनोपज जो तेंदुपत्ता के साथ साथ जो वनोपज होता है 67, उसमें प्रति किलो 10 रुपए की बढ़ोतरी किया है। फिर जातिगत जनगणना की बात कर ले, बिजली बिल 200 यूनिट मुफ्त की बात कर ले, तो निश्चित तौर पर इसके बाद हमारे जो विश्वास और जनता का जो मतदान है वह दिख रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार पर जनता को भरोसा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है। इसलिए आज मतदान जो बस्तर में हुए, ये निश्चित तौर पर हमें 20 सीट पे जीत की ओर इशारा कर रहा है और एक शुभ संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए है। धनंजय जी, 20 में से कितनी सीटों का आप मार्जिन लेकर चल रहे हैं? 20 की 20? देखिए जी सवाल। हेलो जी, 20 की 20 सीटों पर दावा कर रहे हैं आप? देखिए, अभी बस्तर के जो 12 सीटों में मतदान हुए हैं उसमें भाजपा मुक्त है। हाँ। और दुर्ग संभाग के जो 8 विधानसभा सीटों में मतदान हुए हैं उसमें एक डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक रहे हैं। हाँ। और 7 में कांग्रेस के विधायक है। तो निश्चित तौर पर इस बार, पिछले बार तो 19 में थे, और इस बार डॉक्टर रमन सिंह जी भी करारी हार वहां पर होगी। राजनारायण की जनता बदलाव की ओर है और अब 20 में 20 जीतने जा रहे हैं। ठीक है सुनील जी, मैंडेट उन्होंने बता दिया कि 20 की 20 सीट है, यानी कि एक सीट जो आपके पास भी थी उसको भी छीनने की बात कही है धनंजय जी ने। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस का बड़बोलापन है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से आप देखेंगे कि लहर चल रही है। ये हमारा घोषणा पत्र है, हमने ये लिखा है 2023, और ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसमें लिखा है 2023 से 28। ये जो घोषणा पत्र है यही इनकी सारी चीजों की पोल खोलता है। हमने कहा है कि हम 2023 में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, पूरा कर देंगे। इन्होंने पहले ही बता दिया कि जैसे अभी 1 महीना पहले अपनी घोषणाओं पर अमल करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये 2028 तक के ये कुछ नहीं देने वाले हैं। इस बार भी ये जो इनका भरोसे का घोषणा पत्र है, ये छल का घोषणा पत्र हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में किया, जो सुशासन आया भारतीय जनता पार्टी का, उसके कारण जो है आज छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। इनके कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल खेला गया, किस प्रकार से आदिवासियों के साथ में छल किया गया, उनकी जल जंगल जमीन को लूटने का प्रयास किया गया, वहां के संसाधनों पर जो है जाकर के डाका डालने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बता दिया, हम धान का समर्थन मूल्य इनसे 1100 रुपए ज्यादा हम अपनी योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। मतलब हम जो है इनके, अगर इनका जोड़ते हैं उससे 1100 रुपए ज्यादा। फिर हम पिछले 2 साल का बोनस भी दे रहे हैं, वो तारीख भी हम बता दिए हैं। हम तेंदुपत्ता जो है उसके विषय में भी बताए हैं कि हम 5500 रुपए में खरीदेंगे। उसके साथ साथ जो पहले जो योजनाएं चलती थी वो भी हम उन योजनाओं को लागू करेंगे, उनको चरण पादुका देंगे। धान के सारे बोनस का पैसा, धान का जो सारा पैसा है सब मिला करके वो एक बार में देंगे, ये 4 किस्त में देते हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि युवाओं के लिए योजना है हमारे पास। पीएससी में जो गड़बड़ी किए ये लोग, उस पर हम लगातार जो है अच्छा काम करने का हम घोषणा कर रहे हैं। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही कार्रवाई करेगी। 18 लाख जो गरीब आवास जो थे, जो रह गए थे, 20 सीटों में से कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी पहली कैबिनेट में उसमें दस्तखत करने वाले हैं।
20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इनसे आगे रहने वाली। हम तो 20 से 20 में 20 सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 20 के 20 सीटों में दमदारी से चुनाव लड़ा है। हम 20 के 20 सीट जीतने के लिए लड़े, तो कोई भी ऐसी सीट नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। क्योंकि हमने देखा कि कभी कोई भी ऐसा चुनाव जहां पर क्लीन स्वीप तो नहीं हो पाया। 2003 में आपकी स्थिति बहुत ज्यादा बेटर थी, जहां पर 9 से 10 सीटों पर आपने काबिज की, लेकिन क्या 2003 वाली स्थिति एक बार फिर से 2023 में देखने को मिलेगी? देखिए, 2003 वाली भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और अप्रत्याशित रूप से इस बार नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। कांग्रेस जो है हवाई किले बना रही है। इनका जो 508 नंबर के मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है इस बार मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए छत्तीसगढ़ में, और मजबूत सरकार के लिए लोग निकले हैं। वोटिंग का प्रतिशत देखिए आप, किस स्तर पे जाकर के लोगों ने मतदान किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से समस्त मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में यदि किसी की जीत होगी तो लोकतंत्र की जीत होगी। आपने धर्मांतरण का मुद्दा, आपने किसानों का मुद्दा, आपने सब मुद्दे उठाए, आपने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपने डेवलपमेंट, बीते 5 साल में जो डेवलपमेंट किए उसी मुद्दे पर डटी रही और उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। देखिए, ये यदि बात करें विकास की तो ये एक कोई काम बता दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और जिसका लोकार्पण किया। कुछ नहीं। सड़क पे गड्ढा है कि गड्ढे पे सड़क है ये समझ नहीं आता। आज भी शिक्षा व्यवस्था से हमारे सुदूर अंचल वंचित हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित हैं। आज भी वहां पर आप देखेंगे कि इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं। 5 साल में इन्होंने किया कुछ नहीं भ्रष्टाचार के अलावा। इनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना था। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे और फिर वो 15 साल भारतीय जनता पार्टी धनंजय जी, बीते 5 साल में आपने बस्तर में किया क्या है? 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताइए, आप करते क्या है? देखिए, ये पूछे कि कांग्रेस पार्टी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताती नहीं है, 15 साल पर सवाल पूछती है। तो मैं बोलता हूं, आप हम 15 साल पे जब सवाल आपसे पूछते हैं तो आप काम किए तो उसे जवाब देने में आप डरते क्यों? आपने काम नहीं किया इसलिए आप डरते कि 15 साल पे सवाल पूछा जाए। आप हमसे 5 साल में सवाल पूछते, हम जवाब देते हैं। ये हमने 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हमने बस्तर में, यही वो बस्तर है, माफ कीजिएगा, आपका नाम मुझे ध्यान नहीं, नाम बता दीजिएगा प्लीज। सुनील जी नाम इनका? नहीं, आपका? संभव नाम है मेरा जी। संभव जी, माफ कीजिएगा ना, मैं इस समय इस टाइम से बैठा हूं। संभव जी, ये वही बस्तर है जहां पे 15 साल में नक्सलियों को पालने पोसने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी नक्सलवाद की चपेट में आ गया था। नक्सलियों की गिरफ्तारी नहीं करते थे, ये बस्तर के निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद करते थे। ये बस्तर में आप देखेंगे 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने बंदूक और लाठियों के दम पर आदिवासियों के जमीन को छीनने का काम किया था। 1 लाख एकड़ जमीन उन निर्दोष आदिवासियों को छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नगर नार संयंत्र जो आदिवासियों की आस्था का विषय, आदिवासियों को त्याग का प्रमाण है, उसको ही बेचने का षड्यंत्र केंद्र पार्टी की सरकार ने रचा है। उसके अलावा देखते हैं 15 साल में 65 DMD बनाया गया। आदिवासी बेटियों के साथ बहुत दुराचार की घटनाएं होती रही है और आदिवासी बेटियों को रमन सिंह की सरकार, भाजपा के नेता शराब परोसने का ट्रेनिंग देते थे। ये इनका कुशासन है। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद बस्तर में आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई हो रही है। घर के सामने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में इलाज हो रहा है। आज जो बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में काम किया गया है और बस्तर में भूपेश बघेल की सरकार ने बेटियों को बटालियन में भेजकर ताकतवर बनाया है, उनको मजबूत किया, फौज बनाया है। शराब और सब हम उनको ताकतवर बनाने इसी बोलते हैं कि हम 20 के 20 सीटें जीतेंगे। हम बस्तर को विकसित करने के लिए हर दिशा में काम किया है। जी धनंजय जी, चूंकि बस्तर ऐसा इलाका और जहां पर खनिज संपदा है और चूंकि हम हर बार देखते हैं कि पिछड़ापन भी है, काफ़ी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा कोसों दूर है। हम देखते हैं हर बार बारिश के मौसम में जब पानी भर जाता है तो कैसे बांस के पुल बनाए जाते हैं, उन पुलों को पार करते हुए बच्चे, वहाँ के स्थानीय लोग उससे निकलते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। चूँकि बस्तर को खूब पैसा, फंड यहाँ पर मिलता है, अलॉट किया जाता है, तो क्या ये पैसा अब तक क्या भ्रष्ट अफसरशाही की भेंट चढ़ता रहा?
जिसका दोहन 15 साल में किया गया, लेकिन उसके बस्तर के वासियों के हित में उसको काम नहीं किया गया। आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल जायज सवाल है। 5 साल में हमारी सरकार ने इसी दिशा में काम किया है। बस्तर में सड़क बनाया है, बस्तर में स्कूल बनाया, बस्तर में हॉस्पिटल खोले, बस्तर में मेडिकल कॉलेज खोला गया। बस्तर में जहां 15 साल में छोटे से पानी या पेचिश में लोगों की मौत हो जाती थी, आज मुख्यमंत्री हार्ट वगैरह क्लिनिक के वहां पे चला तो बस्तर में 65,000 हार्ट वगैरह क्लिनिक हुआ और 1,92,00,000 लोगों को मोबाइल के माध्यम से इलाज हुआ है। यही वो बस्तर है, मैं कहा ना आपसे, यही वो बस्तर है जहाँ पे एनएमडीसी में बाहरी लोगों को मिलता था, बस्तर के स्थानीय लोगों को अवसर नहीं मिलता था। और यही वो बस्तर है जिसके विकास प्राधिकरण में 15 साल तक रमन सिंह रहते मुख्यमंत्री, कुंडी मार के हमारी सरकार ने बस्तर प्राधिकरण, मध्य विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण में बस्तर के आदिवासियों को अधिकृत करने का अधिकार मिला, पावर मिला है। यही बस्तर है जहाँ वन संपदा है लेकिन वहीं लोग भूखे रहते थे। 67 वनोपज के समर्थन उन्हें कर दी हो रही है। और मैंने तेंदुपत्ता की बात किया, तेंदुपत्ता के बोनस के नाम से जो रमन सरकार में घोटाला होता था, चरण जी कि एक चप्पल 7 नंबर का होता था, एक चप्पल 8 नंबर का होता था। मैं तो भाजपा के साथी से पूछूंगा, क्या आप लोग ऐसी चप्पल पहनते हैं? जब आप खुद ऐसे चप्पल नहीं पहनते तो बस्तर के आदिवासी भोले भाली आदेशों से ठगने का काम क्यों किया था? तो बस्तर जानता है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, इसलिए आप देखिए कि बस्तर ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस ने उसके भरोसे को कायम रखा है। ठीक है सुनील जी, बीते 5 साल में जो आपने उन मुद्दों को उठाया, क्या ये मुद्दे बदले हैं? क्या उससे बीजेपी को बढ़त मिलेगी? जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जनादेश के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री जी की जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उनको आमंत्रित करने आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। और नगर नार के विषय में भी प्रधानमंत्री जब स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि वो बस्तर के आदिवासियों का है, वहां के निवासियों का है, तो ये झूठा आरोप लगाते फिर रहे। ये कह रहे थे कि हम 15 साल में क्या किए। मैं इनको थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूं, वैसे विषय बड़ा लंबा है। ये हमारे 15 साल पर आरोप लगाते हैं। वर्ष 2003 और वर्ष 2018 इसका अंतर मैं इनको बताता हूं। बजट था 9,270 करोड़, 2018 तक के आगे 88,169 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय 13,000 रुपए थी, वो 92,000 रुपए तक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी। विद्युत उत्पादन क्षमता 4,772 मेगावाट और भाजपा सरकार, रमन सिंह जी की सरकार में 22,764 मेगावाट। विद्युत पंपों की संख्या इनके समय 72,000 थी, हमारे समय 4.50 लाख रुपए। एकल बत्ती कनेक्शन 7 लाख, हमने दिया 16 लाख। अब खाद्यान्न उत्पादन पे आ जाए, 65 लाख मीट्रिक टन 2003 में, और 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 103 लाख मीट्रिक टन। उसी प्रकार से, और अगर मेडिकल की अभी ये बात कर रहे थे, इनके समय में मात्र 2 मेडिकल कॉलेज था और हमने कितना मेडिकल कॉलेज किया? 10 मेडिकल कॉलेज किया। जिला अस्पताल इनके समय 16 थे, हमारे समय 26 हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 169 थे, इनके समय में, हमारे समय 169 हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 515 थे, हम 785 लेकर के चले गए। और मैं आपको बताता हूं, स्कूल की बात कर रहे हैं, 20,000 स्कूल थे इनके समय में, 60,000 स्कूल। तो ये किस मुंह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विषय में? चूंकि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं वे हार मान चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनको पता है ना वो 15 साल का आदिवासी इलाका और यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा आपने पुरजोर तरीके से उठाया, जो इनको धूल चटा दिए थे 15 साल। जी, आपने धर्मांतरण के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। जी देखिए, और आपके स्थानीय नेता तो हालांकि बात करते रहे, इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन बड़े स्तर के नेता जो कि बचते रहे इस मुद्दे पर बात करने से। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का नहीं, छत्तीसगढ़ के आम जनता का, आदिवासियों, विशेष रूप से आदिवासी समाज, SC ST समाज, OBC वर्ग में भी आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है। ये मुद्दा जन सामान्य का मुद्दा बनकर रह गया और हम नहीं, ये इनके सरकार के SP का पत्र उस बात को प्रमाणित करता। उन्होंने लिखा था कि नारायणपुर के SP ने लिखा था
कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बड़ी समस्या हो सकती है और वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसके कारण दंगे भड़के, ये लोगों ने पकड़ पकड़ के हमारे लोगों को जेल में डाल दिया। आप देखेंगे लगातार धर्मांतरण को लेकर के आवाज उठती रही है, वहां से ठीक है, आवाज उठती रही सुनील जी, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो कांग्रेस की सरकार खड़ी है। ठीक है, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर धर्मांतरण का इतना बड़ा मुद्दा है, आपने जो बात कोट करके कही है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो आपके मैनिफेस्टो से धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों गायब है? आप उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं, आप उत्तराखंड में ला सकते हैं, क्या आप छत्तीसगढ़ में यह वादा नहीं कर सकते कि हमारी सरकार बनेगी तो धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जनहितैषी घोषणा पत्र आया है। तात्कालिक परिस्थितियों में जो भी बातें होंगी हम तो लगातार देख रहे हैं, तो ये तो हमारा विषय है ही। यदि कोई मतांतरित करेगा, धर्मांतरित करेगा, कोई गौ हत्या करेगा, कोई किसी को टोनी में प्रताड़ित करेगा, इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संघर्ष करती आई है। ये तो समझदारी की बात है। सारे लोग समझते हैं कि सनातन पर आक्रमण होगा, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके लिए नया मुद्दा थोड़ी है, आपके लिए बहुत पुराना मुद्दा हो गया। आप कई वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जब से आपका यही आरोप है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इन इलाकों में धर्मांतरण बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप कई वर्षों से इन आरोपों को लगा रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी जो बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये जन आस्था का विषय है। मुद्दा क्या है? ये जन आस्था में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी लोगों की समस्याओं पर बात कर रही है। भाजपा का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, एक एक व्यक्ति की समस्या पर संघर्ष कर रहा है, उसमें धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। मैं आपके पास लौटूंगा। आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम, उनकी संस्कृति को कुचक्र में फंसा करके खत्म करने का काम कोई कर रहा है, तो कांग्रेस की सरकार हालांकि ये तो जनता ने फैसला ले लिया, जनता ने आप लोगों के, आपके प्रत्याशियों की भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। हम बातचीत भी करेंगे। इस बीच न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिलाष जी, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, नक्सली हमलों को रोकते हुए, आखिरकार पहला चरण जो टफ फाइट थे, मतदान पूरा हो गया। बिल्कुल, देखिए मतदान पूरा हुआ है और अभी हालांकि फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन 5 बजे तक का कई जगह से जो प्रतिशत आया है पिछली दफे से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। ये हम लोगों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस बार सुरक्षा बलों ने पूरी दमखम लगा करके, चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम बधाई देंगे, सुरक्षा बलों को हम शुभकामनाएं देंगे। पूरा एक एक मतदान कर्मी जो है वो बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस चुनाव में जिस तरह से काबिले तारीफ काम किया है। वोटर्स कितने निकले हैं तय करना में थोड़ा सा वक्त और लगेगा जब फाइनल डेटा रिलीज होगा, लेकिन हाँ ये बात तय है कि मतदान जो है वो अपेक्षाकृत बहुत कम हिंसा के साथ संपन्न हुआ है और ये सुखद बस्तर की तरफ बढ़ते हुए हम कदम देख सकते हैं। चाहे इसमें क्रेडिट बीजेपी लेना चाहे, कांग्रेस लेना चाहे, राज्य सरकार लेना चाहे, केंद्र लेना चाहे, सुरक्षा बल, जो भी है हम सबको इसके लिए साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। अब बात आती है संभव की आखिर क्या कुछ निकला और बस्तर के नतीजे क्यों पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बस्तर के ये नतीजे, दरअसल बस्तर है तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो बस्तर है वो अपने आप में उसका भौगोलिक राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। वहां पर मुद्दे अलग हैं, वहां पर आज भी जो है वो सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर चुनाव होता है, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं को लेकर के बात होती है, वहां स्कूलों को लेकर बात होती है। जबकि हम दूसरे बड़े शहरों में आते हैं तो वहां रोजगार, महंगाई, व्यापार में दिक्कतें और दूसरे तरह के मुद्दे हो जाते हैं। तो अभी भी बेसिक एमिनिटीज को लेकर के बस्तर में कुछ काम बाकी है, जो बहुत तेजी से रमन सरकार ने भी किया और कांग्रेस भी उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से 19 सीटें इन पहले फेज में दुर्ग और बस्तर संभाग की थी, उसमें कांग्रेस के पास 20 में से, उसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास बहुत कुछ लूज करने को था और बीजेपी के पास सब कुछ पाने के लिए है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक सीट थी। पर सवाल यह है कि किसने कितना पाया, क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठा पाई है, यह बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले पाई है, या कांग्रेस ने क्योंकि एक 5 साल का फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी भी हो जाता है और जो उनका जो परफॉर्मेंस था वो कहा जा रहा है वो लगभग 100% का परफॉर्मेंस था। तो 100% का कोई अगर रिजल्ट लेकर आ रहा है तो अगली बार उससे बेहतर वो क्या ही लेकर आएगा। अभिलाष, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये लड़ाई 20 की 20 सीटों पर है। हाँ। दोनों ही दलों ने खूब जी तोड़ मेहनत की, कांग्रेस और बीजेपी।
और कांग्रेस की ओर से ये शुरुआत से कहा जाता रहा कि हम 20 की 20 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे, उसके बाद आज मतदान का दिन, मतदान खत्म होने वाले थे, उससे पहले सीएम भूपेश बघेल का बयान आता, वो कहते कि हम 20 में से 17 सीटें जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि थोड़ा चुनौती ज्यादा थी, उनको ये आभास हो गया? 17 सीटों का ही उन्होंने ये बात कही, क्या मानकर चलें? क्योंकि पहले 19 अब 17 की बात, इसको हम कैसे देखकर चलें सर? नहीं, ये राजनीति में करना होता है। जब तक वोटिंग हो नहीं जाती, हाँ। तब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को, या पार्टी जो है उसके बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को या पब्लिक को हमेशा ये पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और इसमें कुछ भी वो गलत नहीं है। और जमीनी हालात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल को ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। हमारा आकलन कहता है कि 17 से थोड़ा नीचे भी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी देखिए 5 साल में जो काम होते हैं उसमें स्थानीय चेहरों से थोड़ा सा कभी नाराजगी हो सकती है, कभी कुछ स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं। और लोकतंत्र में हर बार आप बहुत 100 में से 100, वो ऐतिहासिक था। वो आजादी के बाद मुझे याद आ रहा है कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल ने जब टी.एस. सिंहदेव जी से बात की थी, तो वो बता रहे थे कि वो उस इलाके में वो जो वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के फेवर में गया, वो ऐतिहासिक था। वो आजादी के बाद ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो चूंकि रिकॉर्ड तोड़ वहां पर बम्पर मैंडेट पब्लिक का मिला था, वोटर का मिला था, तो उससे आगे बढ़ाने के लिए दोबारा रिपीट करना मुश्किल है। धनंजय जी, सीएम साहब को बयान को आपको करेक्ट कर देता हूँ जी। सीएम साहब ने कहा कि 2018 में इन जो 20 सीटें हैं उसमें 17 हमने जीता था। उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, जैसे दंतेवाड़ा में बीजेपी के जो विधायक थे उनके निधन हो गया, देवराज सिंह जी खैरागढ़ में थे, और एक जो एक सीट और कुछ है, ध्यान में उतर मेरे को, ऐसे 3 सीट बड़े हैं। तो उसके बाद हम 20 हुए। तो जो 17 सीटें की बात उन्होंने कहा, तो वो था इस बार भूपेश बघेल ने कहा है कि 20 सीटों में 1-8 सीटें कम ज्यादा हो सकती है, हम उतनी सीटें जीतेंगे, ये उन्होंने कहा है बयान में जी। लेकिन अगर हम बात करें मैनिफेस्टो की, आपके जो मुद्दे आपने उठाए गए थे, मैनिफेस्टो में तमाम चीजें थी, लेकिन एनएमडीसी में रोजगार देने के वादे ये नहीं है। और हाथी मानव श्रृंखला, जो कि हम कई गांवों में देखते हैं कि हाथियों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है हाथी, और लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको लेकर कोई ऐसे वादा नहीं किया गया, उसको लेकर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मेरे सवाल है जी, आपसे ही जी। देखिए, मानव हाथी और मानव द्वंद्व को रोकने के लिए हमने पहले से काम हमारी चल रही है। आप देखें जो लेमरू एलिफेंट हम बना रहे हैं, लगातार उसमें हमारा काम चल रहा है। तो दिशा में हमारी जो पहले घोषणा है उस हम काम आगे कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछ रहे एमडीसी को लेकर। एमडीसी में लोकल स्तर पर भर्ती हम हमारी सरकार पर करा रही है। हमने कहा कि एमडीसी की जो दफ्तर हैदराबाद में है, क्योंकि केंद्र के अधीन में आता है, तो उसको बस्तर शिफ्ट किया जाए। हम तो दिशा में काम कर ही रहे। स्थानीय स्तर भर्ती की वहाँ पे हो रही है, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, और आगे सरकार हमारे बनेगी, हम दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी हम जो दिशा में काम कर रहे हैं वो जातिगत जनगणना है। क्या छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग को, एसटी वर्ग को, एसटी वर्ग को क्या जाति के आधार पर, जो उनकी संख्या उसके आधार पर क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जैसे आपने 73% आरक्षण हमने दिया, जिसको राजभवन में करेंद्र रथ के भारतीय जनता पार्टी ने पहले काम किया है। और कड़ी में माननीय न्यायालय का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि राजभवन को राज्य सरकारों के काम पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, उनको बिल पे तत्काल साइन करना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो सारे चीजें क्लियर हो गई उसमें ना। तीसरी बात, आप देखेंगे बस्तर जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जहाँ सुकून छाया है। आप थोड़े पहले अभिलाष जी कह रहे थे कि बस्तर में शांतिपूर्वक जो मतदान हुआ है, जवानों के बीच में मतदान हुआ है, जनता बढ़ के भाग रही है, विश्वास पैदा करने का काम कांग्रेस की रूपीय सरकार ने किया है। हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम करे तो वहाँ 68% नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। गोंडा गांव जिला जो अति संवेदनशील था, उसे केंद्र की सरकार ने अति संवेदनशील क्षेत्र बाहर निकाला है। तो सरकार के काम दिख रहे हैं। बस्तर में उत्साह है, लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। जी अभिलाष जी, चूंकि ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी मैं इसको कोट करूंगा, पहले ये कहा जा रहा था कि 20,000 वर्ग किलोमीटर में जो कि नक्सली एरिया था, जिसको धीरे धीरे कम किया गया, अब तकरीबन नकेल कसी गई है 14,000 वर्ग किलोमीटर नक्सली एरिया में, जहां पर नक्सलियों को बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब बचा हुआ है 6,000। इसमें कह सकते हैं काफी हद तक काम किया है सरकारों ने।
बिल्कुल, इसका क्रेडिट हमें देखिए सभी को देना चाहिए। हाँ। स्थानीय लोग जो हैं उनकी सरकार में आस्था बढ़ी है, वो आज से नहीं बढ़ी है, वो धीरे धीरे करके हुआ है। और ये बदलाव लाने में हम दोनों ही, बीजेपी, कांग्रेस और केंद्र सरकार को भी, चाहे वो पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार रही हो, चाहे अभी की मोदी सरकार रही हो, सबको क्रेडिट देना होगा। ये देर से हुआ है पर देर आए दुरुस्त आए। मेरे बस्तर में जो खूबसूरती के लिए जाना चाहिए था, जो अपने चित्रकूट के लिए जाना चाहिए, जो आदिवासी संस्कृति के लिए पहचाना जाना चाहिए, उसकी बहुत सालों तक, दशकों तक पहचान नक्सलवाद के गढ़ के तौर पर रही। अब धीरे धीरे जब ये बदलाव आया है, और ये बात भी कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि पिछले 5 सालों में तेजी से बदलाव आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं और राज्य सरकार भी लगातार इस दिशा में कोशिश कर रही है। केंद्र ने सुरक्षा बलों की वहां पर मुस्तैदी बढ़ाई, वहां पर उन्हें संसाधनों से युक्त किया, और राज्य सरकार ने वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आपने सुना होगा, कांग्रेस कई बार ये बात बोलती है कि वहां पर कई स्कूल थे जो बंद पड़े थे, ऐसे कई सैकड़ों स्कूल हमने वापस खोले हैं, जहां पर बच्चे फिर से अपने नए भविष्य की उम्मीदें बुन रहे हैं। यहां पर बस्तर में जिस तरह से नक्सलवाद अगर कम होगा तो आप यकीन मानिए आज से 5-10 साल बाद आप देखिएगा कि सबसे तेजी से कोई क्षेत्र अगर विकास के पथ पर बढ़ रहा होगा छत्तीसगढ़ में, तो वो बस्तर बढ़ रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है वहां। मैं बताऊं आपको कि वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए तमाम जो रॉ मटेरियल है वहां से निकल रहा है, वहां पर वनोपज का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, वहां के लोग जबरदस्त हार्ड वर्कर होते हैं, वहां के लोग पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इनमें नहीं पड़ते, बहुत ही शांति से जीते हैं। तो अगर उसका ध्यान रखा जाएगा, जो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे सरकारों की मेहनत रंग ला रही है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन बेसिक एक चीज में वापस चुनाव पर आता हूं संभव, यहां पर देखिए जो जानकारी हमें फील्ड से मिली है, आज चुनाव, चूंकि आज मतदान हुआ है, कि बीजेपी नतीजे किसके पक्ष में हम आएगा हमें नहीं पता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को, खासतौर से मंत्रियों को घेरने में बहुत हद तक कामयाब हो गई है। हाँ। कुछ जगह बागियों ने खेल बिगाड़ दिया है, कुछ जगह बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। 3 बड़े मंत्री हैं, चाहे वो मोहम्मद अकबर हो, कवासी लखमा हो या मोहन मरकाम, ये कहा जा रहा है कि उन्हें जबरदस्त टक्कर दी गई है। और वो कंफर्टेबल, एक जो कंफर्टेबिलिटी होती है कि हम मंत्री हैं, इतने सालों से 5 साल मंत्री रहे, एक विधायक और एक मंत्री के बीच में जो कंफर्टेबिलिटी का अंतर होता है अपने चुनाव को लेकर, उसमें उन्हें उस कंफर्ट जोन में नहीं आने दिया गया है, ये कहा गया है। आप देखिए कवर्धा में मोहम्मद अकबर के सामने विजय शर्मा जैसे कैंडिडेट को उतार करके वहां पर हिंदुत्व के कार्ड को चलने की कोशिश बीजेपी ने की है। मोहन मरकाम की हम बात करें तो उनको भी हम देख सकते हैं कि वहां किस तरह से, उधर लखमा की बात करें तो स्वयं मुक्का वहां पर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है बस्तर में, कम से कम। और बस्तर में ये होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि बीजेपी ने बस्तर में अपने कई साल इन्वेस्ट किए हैं, बस्तर में सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है, तो उससे सबसे ज्यादा उम्मीद वहां से। ठीक है, बहुत धन्यवाद अभिलाष जी आपका भी, सुनील जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल मतदान का जो दिन था, आज मतदान पूरा हो चुका है और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। और ऐसे में आपको बता दें कि 3 मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में हालांकि कह सकते हैं कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती कई सारी है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।